वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या देखा था? सेक्शन 22। 22 क्या कहता है? चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब क्या था कि सर हाउस प्रॉपर्टी पे जब कभी भी टैक्स लगेगा वो रेंटल इनकम पे नहीं लगेगा, एनुअल वैल्यू पे लगेगा। एनुअल वैल्यू क्या होता है? कुछ हमने देखा था कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमने देखा था ऑनर का मतलब। तो ऑनर दो तरीके के हो सकते हैं, एक रियल ऑनर और एक ना ऑनर होते हुए भी ऑनर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीम्ड ऑनर। इसका डेफिनेशन कहा था? सेक्शन 27 में। डीम्ड ऑनर में क्या बोला गया कि अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को यानी किसी स्पाउस ने अपने किसी प्रॉपर्टी को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया है तो जो ट्रांसफर है उसके हैंड में इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी बात क्या कहता है कि सर अगर दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर, इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर डाइवोर्स का केस है वाइफ और हस्बैंड के बीच में, तब ऐसा केस हो तो फिर आपका टैक्सेबल अलग अलग ही देना पड़ेगा। इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी है तो इस केस में आप वहां के ऑनर नहीं होते, तब भी आप मेंबर के बिहाफ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। होल्डर ऑफ इम्पेरिटेबल क्या होता है हमारा? कि जो एसेट्स डिवाइड नहीं हो पाया है लेकिन उस एसेट्स के ऊपर आपको टेक केयर के तरीके से काम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां लास्ट तक हमने थ्योरी थ्योरी देखा था, सारा का सारा पॉइंट, जो कि ये था हमारा थ्योरी। और हमने 5 हेड देखे थे। तो कितने हेड होते हैं हमारे इनकम टैक्स के अंदर सर? 5 हेड। कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन यानी पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। 5 हेड के अलावा कोई भी हेड नहीं होता। इसके बाद हमने बोला था किराया। किराया किससे लिया जाएगा सर? घर से होना चाहिए। खाली जमीन से किराया वैलिड नहीं है, वो अदर सोर्स में चला जाएगा। कुछ ये सेक्शन करना था। आज हम सेक्शन 23 पे फोकस करेंगे क्योंकि 22 27 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 23 पे फोकस रहेगा सारा। क्या था चार्जेबिलिटी में? प्रॉपर्टी बिल्डिंग ऑनर का होना चाहिए और आप एसेसेबल होना चाहिए टैक्स देने के लिए। और इसके अंदर हमने देखा था डीम्ड ऑनर में कुछ केसेस इंडिविजुअल वगैरह का, तो ये सब देख चुके हैं। लास्ट वाली क्लास आप देखोगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी। हाँ, जो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे ना, उसके अंदर ऐसा इतना बड़ा कोई रोल नहीं रहने वाला है पिछली क्लासेस का। आज की क्लास और पिछली क्लास का थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन था और आज की क्लास हमारी नॉर्मल पोर्शन है, तो पिछली क्लास का कोई रोल नहीं है। तो सिंपली जो बच्चे आज नए ज्वाइन हुए हैं वो भी समझ जाएंगे क्या चीजें। हम जो चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रखा है हमने, ध्यान दीजिएगा, वो कर रखा है इनकम अगर आपने कमाया हाउस प्रॉपर्टी से। सर हाउस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है आपका? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने इनकम कमाया किससे? घर से। सर ये कौन सा घर होना चाहिए? कोई भी घर हो भाई, रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, मतलब नहीं है, कोई भी घर हो उससे किराया आ रहा है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेकिन यहां से क्या आप इनकम कैसे कमा सकते हो? यहां से इनकम कमाने का मात्र एक तरीका है आपके पास, दैट इज उसका नाम क्या है हमारा? रेंट। अगर आपको यहां से रेंट मिलता है तो आपकी एक इनकम जनरेट होती है और इस रेंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। इस रेंट के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा सर? टैक्स देना पड़ेगा। और इस रेंट के ऊपर जब आप टैक्स दोगे, मतलब रेंटल इनकम पे, तो वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा किसमें? हाउस प्रॉपर्टी अंडर द हेड, यानी उसके अंदर रूल रेगुलेशन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो लिखे हुए हैं वो लगेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में कितने सेक्शन लिखे हुए हैं? सेक्शन 22, सेक्शन 23, सेक्शन 27, सेक्शन 24, सेक्शन 25, सेक्शन 26, ये 4-5 कुछ सेक्शन इसके अंदर हैं। तो सरकार ने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि भैया आपका रेंट आएगा, आप टैक्स दे देना। तो यहां पे पब्लिक ने चालाकी करनी स्टार्ट कर दी। पब्लिक जो है, पब्लिक का मान लेते हैं, अब कई बार ऐसा होता है पब्लिक का एक घर नहीं होता, एक से ज्यादा घर होता है। तो जो टैक्स पेयर है, जिसको क्या बोलते हैं, जो टैक्स पेयर है उसको क्या बोलते हैं इनकम टैक्स में? एसएससी। जो टैक्स पेयर है उसने चालाकी स्टार्ट करी, उसने झूठ बोलना चालू कर दिया गवर्नमेंट से, वो झूठ बोलने लगा। सर गवर्नमेंट से किस बात को लेके इसने झूठ बोला? झूठ बोला इसने गवर्नमेंट से कि सर हमारा रेंट जो है, इसका बहुत आलीशान घर है मान लेते हैं, बहुत आलीशान घर होने के बाद भी बोलता है इसका रेंट है हमारा, मान लेते हैं 5,000 रुपए, जबकि इसका रेंट एक्चुअल में इतना नहीं होगा, इससे कहीं ज्यादा होगा। फिर और क्या झूठ बोला इसने कि भैया मेरा घर जो रहता है वो खाली रहता है, वो तो किराए पे लगाया ही नहीं, सिर्फ 2 महीने ही किराए पे लगा रहा, बाकी तो घर खाली ही रहा।
तो अब इनकम टैक्स के ऑफिसर थोड़ी ना आके देख सकते हैं कि भैया तुमने 12 में से 11 महीने खाली रखे, एक ही महीने किराए पे लगाए हैं। तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और उसका रेंट क्या है इनकम टैक्स वाले बोल रहे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा था चूना। गवर्नमेंट मतलब जब भी गवर्नमेंट की बात करूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है हमारा, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा था बहुत हैवी। तो जब लॉस होने लगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यार इसके ऊपर रूल बनाओ और उसी रूल के हिसाब से चलेंगे। हम अपनी एक इनकम तो तय कर लेंगे कि हमें तो इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, चाहे तुम कमाओ ना कमाओ हमें नहीं पता, हमें इतना टैक्स चाहिए। तो एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया। उस रूल को बनाने के लिए गवर्नमेंट लेके आया सेक्शन 23। और सेक्शन 23 में बोला कि भैया अब जो एनुअल वैल्यू निकालना सिखाएंगे, आपको क्या निकालने सिखाएंगे, एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू निकालना सिखाएंगे और जो एनुअल वैल्यू आपका निकलेगा उसी एनुअल वैल्यू पे आपको टैक्स देना है, हमें रेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इन्होंने कंडीशन ही चेंज कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत रेवेन्यू लॉस हो रहा था यहाँ पे। तो अब गवर्नमेंट बोलती है हम टैक्स रेंट पे नहीं लेंगे, हम किस पे लेंगे, एनुअल वैल्यू पे। इसलिए चार्जेबिलिटी वाला बोलता है कि टैक्सेबल किस पे होगा, एनुअल वैल्यू पे। तो अब एनुअल वैल्यू में क्या बोला, तो गवर्नमेंट ने जब मीटिंग किया तो यहां पे सबसे पहले जो घर के ऊपर टैक्स वगैरह का सारा जिम्मेदारी होता है और घर को जो अच्छे तरीके से जानता है वो जानता है हर एक राज्य का, वहां का साफ सफाई वाला जो इंसान होता है सरकारी कर्मचारी वो जानता है, क्योंकि वो हर एरिया में घूमता रहता है और उसको अच्छे से पता है कि भैया यहाँ पे क्या सिचुएशन है। वहां पे वो पार्क को साफ सफाई में लगा रहता है, वहां के नाले को सफाई करता है, सब कुछ उसे पता है कि कहाँ अमीर कहाँ गरीब और कितने मकान का कितना किराया। तो जो साफ सफाई वगैरह करता है दिल्ली के अंदर जैसे है एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, बॉम्बे के अंदर बीएमसी करके है। तो हर स्टेट का अपना अपना, बस मैं कह देता हूं कि म्युनिसिपलिटी वाले को बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा। आपको सिर्फ ऐसा लगता होगा ये भी काम करती है, वो तो देखो आपके रोड पे साफ सफाई का काम है, जितने भी नाले वगैरह हैं उसकी साफ सफाई का काम उसी का है, जितने भी पार्क है उसको भी साफ सफाई का काम उसी का भी है। और क्योंकि वो आपके घर के आसपास के एरिया को ज्यादा साफ सफाई करता है, तो इसलिए उस घर से टैक्स जो होगा एक पर्टिकुलर एक किस्त, एक छोटा सा अमाउंट टैक्स के रूप में ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज हाउस टैक्स। हाउस टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, ये अलग चीज है, ये है हाउस टैक्स। ये भी कलेक्शन करना इसी की जिम्मेदारी है। ट्रांसपोर्ट वगैरह जितने भी है ये भी कलेक्शन करने। कौन सी प्रॉपर्टी कितना मंजिल बनने वाला है उसका अप्रूवल भी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के पास ही होता है। कितना आपका मकान अगर आगे बढ़ गया है, अगर आपने इलीगल तरीके से बना लिया तो उसको तोड़ने की भी जिम्मेदारी इसी की बनती है, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की। तो यानी आपके घर से, नाले से, रोड से, रोड वैसे पीडब्ल्यूडी का काम होता है, वैसे एमसीडी का काम होता है। तो एमसीडी वालों को सब कुछ पता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला भैया पहले इसको बुला लो, इनसे हम पूछेंगे कि भैया इसका रेंट कितना होना चाहिए, इनसे पूछेंगे। तो यहां पे बोला गया कि भैया म्युनिसिपल डिपार्टमेंट एमसीडी आप बताओ कि एक घर का किराया कितना होना चाहिए। किससे बोला गया, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से बोला गया एक घर का किराया कितना होना चाहिए। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आता है और वो ऑफिसर क्या करता है, कुछ कैलकुलेशन करता है, इधर उधर देखता है, ऐसे कुछ भी उसका एक हर किसी का सर्कल रेट होता है, तो अपनी कैलकुलेशन करके बताता है कि ये घर का किराया इतना होना चाहिए, जो भी उनके पास मापदंड होते हैं देख समझ के बताता है। तो जो एमसीडी वाला बताता है इस घर का इतना किराया होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया चलो इसने बता दिया किराया। तो लेकिन अगर इसे भी किराया बोलेंगे और रेंट को भी किराया बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू यानी एमवी के नाम से इसे जाना जाएगा आज के बाद। तो म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, जो एमसीडी वाले एक आपके घर का किराया अनुमान लगाते हैं वो आपको नहीं बताएंगे, वो किसको बताएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएंगे ये होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो एक वैल्यू तो पता चल गया, अब एक ही के लोगों के अगर बात पे हम विश्वास कर ले तो ऐसे फिर फेयर नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो उसने बोला हम ऐसे करेंगे कि जो आपके घर के आसपास, जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है,
तो इस घर के आसपास का जो भी एरिया होगा, लोकल एरिया में सेम टाइप ऑफ घर बना होगा, वो अगर रेंट पे है तो हम एक काम करेंगे, इसका रेंट पता कर लेंगे हम जाके। क्योंकि जब इनकम टैक्स वाले रेड करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर वो ईच एंड एवरीथिंग पूछ लेंगे, हर चीज पूछ लेंगे। आपके पड़ोस में चले जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई साहब आप बताइए कितना किराया वराया पे मकान पे लगा रखा है, या किसी और से पता करवा लेंगे वो। तो वो किराया जो होगा आपके आस पड़ोस के एरिया को देखते हुए पता करेगा, तो एक वैल्यू उसको वो मिल गई। तो यानी वो बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं कर रहे आपसे कि मैंने बोल दिया इस पे टैक्स दो, हम कुछ आपके लिए भी बताएंगे। तो एक आस पड़ोस के एरिया से जो हम टैक्स बताएंगे, यानी जो आपके लोकल एरिया से टैक्स बताएंगे, उसको बोला गया फेयर रेंट। फेयर रेंट। और आपको अच्छे से पता होगा कि भाई क्यों ऐसा करा है, इनकम टैक्स वाले बड़े चालाक है। इनकम टैक्स वाले को अगर मैं बोलूं ना, तो प्रॉपर्टी के रेट जो होते हैं ना, वो कागजों पे बड़े कम होते हैं, और रियल में जब पेमेंट होता है ना, तो उसके अंदर पेमेंट बहुत हाई होता है। तो अगर मैं बात करूं, कहीं पे भी आप देखना प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी का पेपर मान लेते हैं 2 लाख रुपए का है, लेकिन उसे जब खरीदने जाओगे ना, तो वो 2 करोड़ रुपए में मिलेगा शायद आपको। तो म्युनिसिपल, जैसे आपने सुना होगा किसानों की जमीन सस्ते में ले ली, तो सस्ते में नहीं ली, उनके रेट ही वही रखते हैं। सरकारी रेट एक होता है, उस सरकारी रेट के हिसाब से चलते हैं, तो उनका रेट क्या होता है, सस्ता। तो इनकम टैक्स वालों को लगा यार अगर सरकारी रेट सस्ता है तो सरकारी रेंट भी क्या होगा इसका, सस्ता होगा। अगर इसने बता दिया सरकारी रेंट के हिसाब से मुझे रेंट, तो मेरा तो हो जाएगा नुकसान। तो उसने बोला इससे बात नहीं चलेगी, चलो भाई आस पड़ोस से भी पता करते हैं एक्चुअल रेंट क्या है। तो आस पड़ोस से जो पता करा गया उसे बोला गया फेयर रेंट, यानी आस पड़ोस से। तो बोला भैया दो चीजें। अब यहां पे क्या हुआ, म्युनिसिपल और फेयर रेंट चल ही रहा था। म्युनिसिपल और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू ने मान लेते हैं घर का, इस घर का किराया म्युनिसिपल वैल्यू ने बताया कि भैया इसका किराया होगा हमारा 50,000, और जो ऑनर है ये कहता है भैया मैंने इसको किराए पे दे रखा है 20,000, और एक पड़ोस में किराए पे दे रखा था इसको 60,000 में। पड़ोस वाले ने किराए पे कितने पे दे रखा था, और रियलिटी ये था कि ऑनर जो है वो 20,000 का दे रहा था। आप समझ लो आप अपना घर किराए पे दे रहे हो और 20,000 का दे रहे हो। इनकम टैक्स का फायदा किस में है, किस पे टैक्स ले ले तो उसको फायदा होगा, 20 पे ले ले तो फायदा होगा, या 50 पे ले ले फायदा ले होगा, या 60 पे ले ले तो फायदा होगा, 60 पे फायदा होगा उसको। तो इनकम टैक्स ने बोला तो भाई तू जो मकान का मालिक है तू तो झूठी बोल रहा है, तेरी तो बात ही नहीं है, और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को कुछ नहीं आता करने, वो भी बेकार है। आस पड़ोस वाले सबसे अच्छे इंसान है। अब ये आ जाओ, आस पड़ोस वाले को पकड़ते हैं, और आपका रेंट जो है आपने कितना लिया मतलब नहीं है, आपका रेंट होगा हमारा 60,000, और इंटू में 12 करेंगे, और आपका हो गया कितने हो जाएंगे, 7,20,000 किराया, और इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे। इनकम टैक्स वालों ने इस हिसाब से लेके चले वो। अब दूसरा उन्होंने, वो बड़े चालाक बन रहे थे, कई बार बोलते थे म्युनिसिपल वैल्यू, मान लो म्युनिसिपल बोलता था कि इसका किराया होना चाहिए मान लेते हैं कि 50,000, और पड़ोस यानी फेयर रेंट पता चला कि इसका किराया 40,000 है, और मेरा जो एक्चुअल रेंट है मैंने बोला कि भैया मेरा रेंट है मान लेते हैं 35,000। तो इनकम टैक्स वाले पता है क्या बोलते हैं कि भाई तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो, और आस पड़ोस वाले भी पागल हैं। अब म्युनिसिपल डिपार्टमेंट अब अच्छा है, अब तुम्हें टैक्स देना होगा इसके हिसाब से। तीसरा देखो, अगर आप बोलते हो मेरा फेयर रेंट है मान लेते हैं 60,000, और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट कहता है भैया इसका तो 50,000 होना चाहिए, और आस पड़ोस वाले जो फेयर रेंट है वो बोलते हैं इसका होना चाहिए 35,000, तो अब बोलेंगे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट भी पागल, आस पड़ोस वाले पागल, तुम जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अब तुमने बता दिया ये एक्चुअल रेंट है, तुमने बता दिया कि कितना रेंट होना चाहिए 60,000, तो अब ये इस पे टैक्स दो। यानी आप देख रहे हो इनकम टैक्स वाले वो चीज पकड़ रहे हैं जहां पे ज्यादा इनकम होगा उसको सही मान लेंगे वो। तो ऐसे सिचुएशन में हुआ क्या, इस केस में मान लो ये जेन्युइनली ये दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जब दिक्कत आ जाती है तो बहुत सारे टैक्स पेयर, मान लो आपके साथ हर बार ऐसी ऐसी दुर्घटना होगी तो आप तो परेशान हो जाओगे, बोलोगे यार जब मैंने ज्यादा बताया तो ज्यादा ले लिया, और जब मैं बोल रहा था मेरा कम है तो मेरी सुन ही नहीं रहा था वो, इसमें तो मेरी मेरी सुन रहा है, इसमें मेरी सुन ही नहीं रहा, इसमें सिर्फ सुन रहा है एमसीडी वालों का, और जो ऊपर वाला मैंने केस बताया इसके अंदर तो एमसीडी की भी नहीं सुन रहा, आस पड़ोस की सुन रहा है, तो हम कैसे डिटरमाइन करें। तो फिर इस केस में जो ऑनर होता है
वो हेल्प लेने चला जाता है किसके पास? कोर्ट के पास। अब बोलता है सर ये चीजें हमारे साथ इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, तो कोर्ट का होता है कि रेंट कंट्रोलिंग एक्ट होता है। रेंट कंट्रोलिंग एक्ट मतलब किस मकान का कितना किराया होना चाहिए, ये कानून में भी लिखा हुआ है, उससे ज्यादा मकान मालिक ले भी नहीं सकता। लेकिन हम उतने लफड़े में पड़ना नहीं चाहते कि भैया इतना किराया क्यों है, नहीं है भैया, हमारे अपने सूटेबल के हिसाब से चलते हैं। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट तीनों चीजों को देखेगा, तेरा एक्चुअल रेंट, उसके बाद देखेगा म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बाद देखेगा फेयर रेंट, उसके बाद वो अपनी किताब कानून वाली निकालेगा और उस किताब में दिखाएगा इस एरिया का कितना रेंट होना चाहिए। तो कोर्ट जो रेंट बता देगा वो रेंट फाइनल माना जाएगा, और जो कोर्ट रेंट बताता है यानी जो कोर्ट बताएगा, जो कोर्ट रेंट बताएगा उस रेंट को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट, जिसको बोला जाएगा एसआर। जिसको क्या बोला जाएगा? एसआर। तो सेक्शन 23 पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं सर? सेक्शन 23। सेक्शन 23 बोलता है कि इसके अंदर हम ये नहीं बता रहे सिर्फ एनुअल वैल्यू बताएंगे कि कैसे होगा, और हम साथ के साथ सभी के अंदर एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने में किन किन प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा हम उसकी बात करेंगे आपसे इससे। तो क्या बोल रहा था सर सेक्शन 23? सर सेक्शन 23 इनकम टैक्स का बोलता है, क्या बताएंगे हम आपको? एनुअल वैल्यू बताएंगे। सर एनुअल वैल्यू में किस किस के बारे में नॉलेज होना चाहिए? एक होना चाहिए नॉलेज आपको एमवी। एमवी का मतलब क्या है? म्युनिसिपल। और एमवी कौन डिसाइड करता है? म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। उसके बाद एक आपको पता होना चाहिए एफआर। एफआर मतलब क्या है सर? फेयर रेंट। फेयर रेंट कौन सा रेंट होता है? जो आपके आस पड़ोस लोकल एरियाज को देख के बताया जा सके उसको क्या बोला जाता है? हमारा फेयर रेंट। एक आपको इसमें समझना होगा सर, एसआर। एसआर का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट वो रेंट होता है जो कि कोर्ट डिसाइड करता है कि इसका रेंट कितना होना चाहिए। एक और बताया गया आपको क्या सर? एक्चुअल रेंट। ए आर नाम दे दिया। ए आर मतलब एक्चुअल रेंट। सर एक्चुअल रेंट क्या है? एक्चुअल रेंट हमारा वो रेंट है जो आपका सही में मकान का किराया, आप खुद बोल रहे हो कि इतना किराया है मेरे मकान का। तो एमवी मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेंट, एफआर मतलब फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कोर्ट डिसाइड करेगा, फेयर रेंट आस पड़ोस डिसाइड करेगा, एक्चुअल रेंट मैं खुद बताऊंगा कि इतना रेंट है। और एमवी मतलब म्युनिसिपल वैल्यू कौन बताएगा सर? म्युनिसिपल वैल्यू बताएगा हमारा, कि म्युनिसिपल वैल्यू बताएगा कि हमारे एरिया का एमसीडी डिपार्टमेंट कितना रेंट होना चाहिए। अर्नब 60 जे। अच्छा शायद उनका बता रहा होगा। अच्छा सर, मतलब अब इनकम टैक्स वाले को जब इतनी सारी बातें पता चल गई, किसको? इनकम टैक्स वाले को, तो इनकम टैक्स वाले भी गवर्नमेंट क्या हो गई? गवर्नमेंट हो गई कंफ्यूज। अब गवर्नमेंट क्या हो गई? कंफ्यूज। और गवर्नमेंट ने बोला भैया इतने सारे अमाउंट इसमें से कैसे कैसे करें? तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर बोला किस में से कौन सा ज्यादा वाला लेंगे, कब कम वाला लेंगे, कब हम एक्चुअल वाला लेंगे, तो वो रूल हम सीखेंगे कहां पे? सेक्शन 23 में। तो पहले एक बार मीनिंग देख लेते हैं। आपको जो मैंने बताया मीनिंग एक बार देख लेते हैं। मेरे पास लिखा होना चाहिए मीनिंग। मीनिंग आ गया हमारा लिखा हुआ लिखा हुआ। ये रहा, व्हाट इज द एनुअल वैल्यू। ठीक है, एनुअल वैल्यू में क्या है एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पार्ट आ गया हमारा एनुअल वैल्यू निकालते टाइम पे। आप ऊपर की बातें पढ़ लेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या कहता है। म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में, दिस इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर द आपका लिविंग म्युनिसिपल टैक्सेस, लिवाइंग द म्युनिसिपल टैक्सेस, जो हमारे म्युनिसिपल लेवी होगा, जो लेविंग होगा हमारा। लेविंग का मतलब होता है हमारा लगाना, टैक्स को लगाने को बोलते हैं लेवी ऑफ टैक्स। तो जो टैक्स लगेगा, म्युनिसिपल टैक्स ऑन द हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। म्युनिसिपल अथॉरिटी नॉर्मली चार्ज हाउस टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल लेटिंग आउट द वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंड बाय द बेस अपॉन द मैनी कंसिडरेशन। भैया वो बहुत सारी चीजों को कितना क्या रंग पेंट करा रखा है, टाइल लगा रखा है, पत्थर लगा रखा है, कितना एरिया, उसके हिसाब से वो मकान का किराया तय करती है। उसको तय करने को बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट क्या कहता है? फेयर रेंट इज द रेंट विच द सिमिलरली प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी कौन होंगे? आपके पड़ोस का ही होगा।
Similar property can be fetched in the same or similar locality if the let out for a year. अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी मिला जो कि आपके एरिया में है और सिमिलर प्रॉपर्टी है, उसका क्या किराया है, उसके रेंट को क्या बोला जाएगा? फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या कहता है सर? द स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। इफ द स्टैंडर्ड रेंट has been fixed any property under the rent control act, the owner cannot be आपका expected to the get rent higher than the standard rent fixed under the rent controlling act. Therefore this is also important factor of determine the annual value. तो ये सारी चीजें annual value को determine करने में हमारी important थी। लेकिन सर इतनी सारी बातें आपने बता तो दी, तो सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा सर? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने फिर बोला सेक्शन 23 में कैलकुलेशन बताते हैं आप आपको। 23 किसका है हमारा? एनुअल वैल्यू। उन्होंने कहा देखो आपके पास क्या है, आपके पास है म्युनिसिपल वैल्यू और फिर आपके पास क्या है? फेयर रेंट। बोला एक काम करो, इन दोनों में से हायर ढूंढ लो, इन दोनों में से हायर ले लो, इन दोनों में से क्या ले लो? हायर। और उस हायर को कुछ नाम दे देते हैं, मैं अपनी मर्जी से नाम दे देता हूं। मान लो उस हायर को नाम दे दिया फेयर रेंट 1। अभी मैं फिलहाल सिखाने के लिए फेयर रेंट 1 बोल रहा हूं। जब आप आगे सीख जाओगे ना तो आप यकीन करना कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने का, आप सीधा निकाल लोगे एनुअल वैल्यू। फेयर रेंट नंबर 1, जैसे कि सर कोई एग्जांपल ले लो तो बढ़िया रहेगा। मान लो ये 500 है या 5000 है और मान लो ये 6000 है, तो फेयर रेंट नंबर 1 क्या आएगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में, फेयर रेंट नंबर 1 क्या आएगा? मैंने बोला म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी ज्यादा होगा तो उस केस में क्या आएगा हमारा? हायर वैल्यू आएगा। तो हायर वैल्यू क्या है हमारा? 6000। तो फेयर रेंट नंबर 1 दे दिया हमने किसको? 6000। लेकिन मान लो ये वाला वैल्यू होता 8000, तो क्या होता हमारा फेयर रेंट नंबर 1? यानी इसमें और इसमें कंपैरिजन करते तो क्या होता हमारा? 8000। ठीक है, चलो सर इतना तो समझ में आ गया। बोला फेयर रेंट नंबर 1 जो आ गया, इसको कंपैरिजन करो आप किससे? स्टैंडर्ड रेंट से। इसको कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड रेंट से, और फेयर रेंट नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट में से इसमें से जो लोअर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको मैं नाम दे देता हूं ER। ठीक है, यानी पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के बीच में कंपेयर करोगे, जो हायर होगा उसको फेयर रेंट नंबर 1 दिया और उसको कंपेयर करना है किसके नाम से? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट में से क्या देखोगे आप? लोअर, उसको क्या नाम दे देंगे हम? एक्सपेक्टेड रेंट। अब इन दोनों को कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट। जैसे कि मेरा मान लेते हैं कि यहां पे बोला गया 4000, तो एक्सपेक्टेड रेंट मेरे केस में कितना आएगा? 4000। अब बोला गया इसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो। रेंट और रिसीवेबल भी बोला गया, जरूरी नहीं आपको मिला एक्चुअल रेंट रिसीव या रिसीवेबल, तो यानी ARRR कर देता हूं। एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल, रिसीव एंड रिसीवेबल एंड रिसीवेबल, यानी ARRR। ठीक है, क्या हो गया? ARRR। तो सर अगर एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल ARRR बोला गया, इन दोनों में से क्या चूज करना? हायर कर लेना। इसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा। कई केसेस में लोअर हो जाता है, बहुत कम केसेस है जहां लोअर हो जाता है, बाकी आप हायर चूज करोगे। मान लेते हैं ये मैंने बोला कि भैया मेरा 8000 है, ये क्या है? मेरा 8000। तो इन दोनों में से हायर कौन सा होगा? 8000। जो 8000 आ गया उससे बोलेंगे एनुअल वैल्यू, यानी 8000 आ गया एनुअल वैल्यू। क्या आ गया? एनुअल वैल्यू। मतलब सर थोड़ा शॉर्ट में और बता दो इसको, शॉर्ट में बता दे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको बोलेंगे फेयर रेंट नंबर 1, और उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से क्या करेंगे? लोअर। जो निकल के आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, उसको कंपेयर करेंगे ARRR से, और इन दोनों में से जो हायर होगा वो क्या बनेगा? हमारा एनुअल वैल्यू।
जिसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी बोल देते हैं, यानी जीएवी बन जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू तो नहीं बोल रहे हैं हम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल देते हैं इसको, ग्रॉस जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में आज के बाद जीएवी। क्या बोलेंगे हम? जीएवी। ठीक है। एक आध सवाल दे दूं तो आप करके देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा। जैसे मैंने बोला, फेयर रेंट है 1 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 80,000, एक्चुअल रेंट है 70,000, और म्युनिसिपल वैल्यू है मान लेते हैं 1,20,000। तो आपको निकालना है यहां पे जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। चलिए सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर बुक पे क्वेश्चन पे आएंगे हम। आप बताइए, चलिए पहले आपको मौका दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा बताओ जीएवी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हटा दिया। जीएवी क्या होगा? तो जी मैं रूल लिख दूं यहां पे। सर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में कंपैरिजन होगा हायर, जिसका नाम पड़ेगा फेयर रेंट नंबर 1 को कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से लोअर, जो निकल के आएगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, और एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल से कंपेयर करेंगे हायर, जो हायर आएगा वो क्या बन जाएगा सर? जीएवी। तो बच्चों ने जवाब दिया सर, एक अमित का जवाब आ गया, हिमांशी का जवाब आ गया। चलिए चेक करते हैं सर। चलो पहले क्या देखना है? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू को किससे कंपैरिजन करना है? फेयर रेंट से। म्युनिसिपल वैल्यू है कितना भैया? 1,20। और फेयर रेंट कितना है हमारा? 1 लाख। फेयर रेंट कितना है? 1 लाख। तो अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको लेंगे, उसको नाम मैंने दे दिया फेयर रेंट नंबर 1। तो फेयर रेंट नंबर 1 कितना हो गया इन दोनों में से ज्यादा? अब इसको किससे कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मेरे सवाल में कितना है सर? 80,000। अब इन दोनों में से क्या होगा? लोअर। जो लोअर आएगा उसको क्या नाम पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट, ई आर पड़ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया इन दोनों में से? लोअर बोल रहा हूं मैं। तो आप समझ सकते हो 1,20 और 80 में से कम कौन सा है हमारा? 80। इसको कंपेयर करोगे किससे? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना मैं बता रहा हूं सरकार को? 70,000। तो यहां पे क्या लेना है आपको? हायर। तो यहां पे जीएवी आ गया, जीएवी दैट इज 80,000। जीएबी क्या आ गया हमारा? 80,000। समझे? ये रूल आपको हर बार चेक करके ना फिर आगे हम बढ़ेंगे। अभी तो यही डिसाइड करें कि भैया सरकार को कौन सा, मतलब किसको रेंट मानना है, पहले ये डिसाइड होगा, उसके बाद टैक्स देंगे ना। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के मैं तो 70 ले रहा हूँ, मैं तो 70 ले रहा हूँ, बोला कोर्ट ने बोल दिया ना 80, अब इसी पे देना पड़ेगा टैक्स, चाहे आपने लिया हो चाहे ना लिया हो। सर बुक्स का लिंक दे दो, फोटो भेज दो। बुक्स मैं दिखा देता हूं आपको, जो बुक्स है आपका ये आया हुआ है लेटेस्ट बुक, मैं लिंक कल तक प्रोवाइड कर पाऊंगा, एक बार चेक करके कि कहाँ पे अवेलेबल है ये इनकम टैक्स का। चलिए सर, आपको एक क्वेश्चन है, आपकी किताब का ही है। अब ये किताब का क्वेश्चन है, इसके आंसर भी दिखाएंगे, पहले आप करके दिखाओगे इसको। कितने, इसमें कितने केस दे दिए? 1 2 3 4 5 6 केसेस हैं, तो मैं भी 6 लाइन खींच लेता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और हर केस में क्या बोला इसने? क्या निकालो? हर केस में क्या बोला निकालने को इसने? देखो भाई देखो, क्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम दिया? जीएबी। तो 3 कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गया, 5 कॉलम हो गया, और 6 कॉलम हो गया। और ये आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा मैं। प्लान नंबर 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे लिखेंगे सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू एक एक का कर लें, पहले सबका लिख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है यहाँ पे? 2 लाख। दूसरे में 240, तीसरे में 360, चौथे में, पांचवे में, और लास्ट में 4।
इसका कंपैरिजन चालू रहेगा फेयर, पहले का फेयर रेंट, दूसरे का फेयर रेंट और तीसरे का फेयर रेंट 4 लाख, 4,20,000। कई बार ना आपको फेयर रेंट पता भी नहीं, मान लो आस पड़ोस में घर ही आपका घर है ही नहीं, तो फिर कैसे पता करोगे? तो वहां पे एनए लिख दोगे, नॉट एप्लीकेबल, भाई ये मिला ही नहीं उसको। इसके बाद 5 लाख और अगेन हमारा 5 लाख। चलो, अब इसके बाद हमें चेक क्या करना है, क्या निकालते हैं हम? फेयर रेंट नंबर 1 बोल देते हैं। तो इस दोनों में से क्या चेक करना है हमें? इन दोनों में से क्या चेक करना है, कौन सा वैल्यू लेना है? पहले केस का बताओ क्या आएगा, पहले केस का जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दो। पहले केस का क्या आएगा? 2,40,000। पहले केस का 2,40,000। दूसरे केस का क्या आएगा? इन दोनों में से ज्यादा जो होगा वही आएगा। दूसरे केस में क्या आएगा? सर दूसरे केस में ज्यादा वाला बोल रहे हो तो 3 लाख ही ज्यादा है। तीसरे केस में क्या आएगा? 4 लाख आएगा। सर चौथा केस ने कंफ्यूज कर दिया, मैंने बोला दोनों में से ज्यादा लो, तो कोई बच्चा बोल रहा है म्युनिसिपल वैल्यू ज्यादा है, कोई बच्चा बोल रहा है फेयर रेंट ज्यादा है। तो भैया दोनों तो एक ही अमाउंट है, तो कुछ भी ले लो, हमें तो मतलब वैल्यू से है, तो हमने ले लिया 4,20,000। पांचवें केस में क्या होगा इन दोनों में से ज्यादा? 5 लाख। छठे केस में भी क्या होगा? कई बार बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन देखा तो माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है, ओहो लगता है कि हर बार एफआर ही ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, आपका म्युनिसिपल वैल्यू भी बहुत सारे केस में ज्यादा हो सकता है। अब फेयर रेंट नंबर 1 को किससे कंपेयर करोगे सर? किससे कंपेयर करोगे? पर तो फिर अब स्टैंडर्ड रेंट लिख लिया जाए, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो स्टैंडर्ड रेंट ढूंढ ढूंढ के लिख लेते हैं। बताओ स्टैंडर्ड रेंट क्या क्या है? अरे लो, पहले में क्या लिख दिया, यहाँ पे कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आई पहले केस में, मतलब कोर्ट में कोई फैसला ही नहीं हुआ, तो चलो। दूसरे में कोर्ट ने क्या बोला, कितना होगा? तीसरे में कोर्ट ने फिर बोला कितना होना चाहिए, यानी यहाँ पे जाके ये फंस गया। तीसरे केस में 4 लाख गवर्नमेंट मांग रही थी, बोला मैं कोर्ट जाऊंगा, तो जा भाई कोर्ट, 5 लाख देने पड़ेंगे अब तेरे को। यहाँ पे कितने? 3 लाख। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मतलब कोर्ट में गया नहीं, चुपचाप भर दिया उसने। और यहाँ पे 4,80,000। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट का नाम क्या रखें? इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों में से कौन सा होता है? इन दोनों में से कौन सा होता है? लोअर। उसका क्या नाम रखेंगे? ई आर, यानी एक्सपेक्टेड रेंट। तो लोअर क्या है? अकेला यही है, तो यही लोअर है। इसमें लोअर क्या है? इसमें लोअर क्या है? इसमें लोअर क्या है? इसमें लोअर क्या है? 5 लाख ही रह गया। और अगले में लोअर क्या रह गया? तो ये क्या आ गया निकल के हमारा? सर ये आ गया आपका निकल के एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक काम और कर ले तो फिर फटाफट से हमें क्या पता चल जाएगा? जीएवी। अब एक्चुअल रेंट देखो, एक्चुअल रेंट और एनुअल रेंट दे रखा है आपको। तो एक्चुअल रेंट कितना है पहले का? 1,80। उसके बाद कितना है? उसके बाद कितना लिया? उसके बाद कितना लिया? उसके बाद 5,40। उसके बाद 4,20। अब सर आ जाओ, अब यहाँ पे गवर्नमेंट एक फैसला लेगी कि भैया आपका क्या होगा? जीएवी, जो कि आपका रेंट होना चाहिए। तो भाई कोर्ट बोल रही है 2,40 है, तुम बोल रहे हो 1,80 है, तो कोर्ट की बात मान लेंगे। यानी इन दोनों में से कौन सी वैल्यू देखते हैं हम? हायर, हायर, लोअर, हायर। अब इसके अंदर भैया आप सही बोल रहे हो, इसके अंदर हायर क्या है? इसके अंदर हायर क्या है? इसके अंदर हायर क्या है? और इसके अंदर हायर क्या है? तो सभी केस में मैंने जीएवी आपको निकाल के दिखा दिया। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताइए, फटाफट देखिए आपको। तो ये 5 केसेस करने के बाद तो आपको याद हो जाना चाहिए जीएवी कैसे निकलता है। मेरा पर्पस यही था कि इसको बताने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए जीएवी क्या निकलता है। और फोटो भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। ओके, बिल्कुल सही, कर देंगे सारी चीजें।
एक बार इसके आंसर को चेक करिए, आपकी किताब के अंदर भी आंसर होगा। भाई आंसर कहाँ गया? देखिए इन्होंने सॉल्यूशन किया होगा, ये आपकी किताब का चेक करिए। इन्होंने डायरेक्ट निकाल दिया, हम तो सीख रहे हैं ना, तो सीखेंगे तो हम तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब बुक वालों ने बता दिया, ये लो भाई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तुम समझो कैसे निकला है। 240, 360, 480, 360, 540 और 480, और यही हमारा आ गया 480, 540, 360, 480, 360, 240। समझे? तो उन्होंने इस के तरीके से निकाला, क्योंकि किताब के अंदर जब आप पढ़ोगे ना, तो जो बातें मैंने आपको सिंपली तरीके से बताने की कोशिश करी है, वो चीजें वो लिख करके बताएंगे। किसमें बताएंगे? लिख करके। वो एक स्टेटमेंट टाइप के लिख के बताएंगे, इसमें से हायर लेना, इसमें से लोअर लेना, जो कि थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपको वो वाले थ्योरी अगर अब पढ़ोगे तो अब नीट एंड क्लियर समझ में आएगा, हाँ भाई यही बोल रहा था और यही तो कर रहे थे प्रैक्टिकल में। तो इनकम टैक्स के अंदर कई बार ऐसा होगा कि मैं पहले प्रैक्टिकल समझाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा आप थ्योरी पढ़ के देखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मैं पहले पढ़ाता ना ये स्टेटमेंट, तो देखो ये स्टेटमेंट कैसे लिखा था पहले, ये स्टेटमेंट अगर देखो तो कैसे लिखा था, स्टेप वाइज लिखा हुआ था। कहता है लेट आउट थ्रू आउट द ईयर स्टेप डिटरमाइन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, द सम विच एज प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लेट आउट द ईयर वेयर द प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसको बोला गया इस तरीके से होगा। फिर वहां जो फर्स्ट कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, यानी जो मैंने करा है ना उसको उसने क्या करा है, लिख दिया है कि इस तरीके से होगा, तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू उसको बोला जाएगा। पहले केस में किसी बच्चे को डाउट है कि हमने एक चीज तो सीख लिया आज, किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी स्टूडेंट को डाउट ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। आज सिर्फ हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही करेंगे, अगली क्लास में म्युनिसिपल टैक्स होने वाला है तो नेट एनुअल वैल्यू निकालेंगे, और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने लगेंगे हम। सभी को क्लियर है? और बुक की रही बात, तो बुक मैं अगेन दिखा देता हूं, बुक का वेबसाइट का लिंक, जहां से आपको जल्दी से जल्दी 1 डे डिलीवरी हो जाए, सेम डे, मैं वो कोशिश कर रहा हूं। और बाकी अमेजोन वगैरह पे भी आई नहीं है ये बुक, और नियर बाय शॉप पे भी, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने पता है क्या करा है, दुकानदार को बुक लाने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि आप बुक खरीदते नहीं हो, पीडीएफ यूज करते हो फोटो खींच खींच के। तो आपके नियर बाय दुकान अगर बड़ी दुकान है तो वो तो रेपुटेशन बनाने के लिए बुक रख लेता है, लेकिन जो पुराने दुकानदार जो छोटे मोटे दुकानदार है वो बोलेंगे भैया पहले पैसे दो, फिर हम ला के देंगे 1-2 दिन में। और बुक का जो एमआरपी भी मैं बता दूं, ये एमआरपी है हमारा कितने का भैया, 600, कितने का है भैया ये बुक, 695 एमआरपी है, जो कि आपको इतना महंगा तो नहीं, हाँ 550 के आसपास का पड़ जाएगा, 550, 50 के 550, 60 रुपए की बुक होगी आपकी ये। और सर बीकॉम प्रोग्राम का चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, दोनों के लिए एक ही किताब बनी है, तो कोई बच्चा ये ना समझे हमारा बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स। अब बेचारे बीकॉम प्रोग्राम वाले समझ रहे होंगे कि हम भी ऑनर्स ही ले लेते, जब सब कुछ सेम ही पढ़ रहे हैं, किताब भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम कर रहे हैं, तो क्यों हमने अपने आप में प्रोग्राम लिया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि अब ज्यादा प्रोग्राम और ऑनर्स में ना कोई फर्क रहा नहीं, 1-2 पेपर में छूट मिल गई, बस मैथ्स से बच गए आप, बाकी और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स क्या रहे हमारे, सेम ही रहे। और 1 या 2 अगस्त से आपका जैसे कि जो भी अपकमिंग आ रहा है नेक्स्ट वीक में, तो आपके कॉलेज भी ओपन हो जाएंगे, आपको सभी को सिलेबस भी पता चल जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंट की भी बुक आ चुकी है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को?